ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इन्हें क्या और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। आपको किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग की आर्ट पता हो, ग्रिप में आ जाए तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपको समझा ही दिया। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल राजोरा और मैं एक प्राउड मेंबर हूँ एलन जेई केमिस्ट्री डिवीज़न का। एलन का जो जेई यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपके लिए हम हमेशा ऐसे कंटेंट लेकर आते हैं जो आपकी जेई की इस राह को काफ़ी आसान और यील्डिंग बना रही है। अगर आप ऐसे और कंटेंट चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और जुड़े रहिए। आज की श्रृंखला में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और जो जल्दी से भी सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ टाइम सेविंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हिस्सा 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं अगर आपको उस क्वेश्चन सॉल्विंग की आर्ट पता हो, ग्रिप में आ जाए तो। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं आज आपसे बात करता हूँ। जो जेई में टॉपिक्स हैं उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पर देखें तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड से पूछे जा रहे हैं। 2019 में इससे 22 क्वेश्चन 15.6%, 2020 में भी 11 क्वेश्चन 8.73% और 2021 में देखिए 32 क्वेश्चन 12.55% क्वेश्चन कार्बोनाइल कंपाउंड से पूछे गए। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या है, आप सभी जानते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। अगर उस C डबल बॉन्ड O पर आपने एक तरफ, कम से कम एक तरफ H जोड़ दिया तो हम उसे एल्डिहाइड कहते हैं, ये आप देख ही सकते हैं। और अगर दोनों तरफ H नहीं है, एल्काइल ग्रुप है, तो वो कीटोन कहलाता है। दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप अगर सेम हैं तो वो सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है, और अगर ये डिफरेंट हैं तो ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। ये सब जानकारी आपके पास है। कार्बोनाइल कंपाउंड से थोड़ा डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव होते हैं। एसिड डेरिवेटिव में यहाँ एल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ग्रुप होते हैं जिन पर लोन पेयर होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड्स, अमाइड्स, ईस्टर, एनाइड्राइड, इन सब में यहाँ लोन पेयर जो होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका C डबल बॉन्ड O में डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम होता है और इनकी रिएक्शंस बिल्कुल अलग हो जाती है कार्बोनाइल कंपाउंड से। वो अलग क्या होती है और कैसे होती है ये मैं आपको क्विकली बताऊंगा, तो आपको रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बहुत फास्ट ये आप बना पाएंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इनकी क्या है। देखिए, इनका जो डबल बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड C से काफी स्ट्रांग होता है और रीजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मजेदार पॉइंट ये है कि C डबल बॉन्ड O की एनर्जी जो होती है वो C सिंगल बॉन्ड O के डबल से भी ज्यादा है। देखिए आप, जबकि कार्बन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, तो पाई बॉन्ड जो बना वो तो वीकर ही होता है सिग्मा बॉन्ड से। यहां जो दूसरा बॉन्ड बना वो ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करें कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। देखिए, कार्बन पे एक डेल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव है, तो इस पर E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल भी अट्रैक्ट हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी अट्रैक्ट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता तो एक कैटायन बनता जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होता तो एक एनायन बन रहा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन इस रूट पे आ जाती है, इस रूट पे नहीं जाती। तो अब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। कार्बन पे प्लस है, हमें किसी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, लोन पेयर वाली स्पीशीज से इसे जोड़ देना है, और साथ में जो भी काउंटर कैटायन हो, सॉल्वेंट से अगर प्रोटॉन आ जाए, H आ जाए तो वो जुड़ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो आपका AN या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो सकते हैं, रिएक्शन ये रहेगी, आपको तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को कार्बन पे जोड़ना है, रिमेनिंग पार्ट को आपको ऑक्सीजन पे जोड़ना है। कितना सिंपल है। अलग अलग आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे KCN ले लीजिए, O पे K जुड़ जाएगा और कार्बन पे CN जुड़ जाएगा, और आगे हाइड्रोलिसिस करा दे तो साइनोहाइड्रिन मिलेगा। NHCO3 में HCO3 आकर कार्बन पर जुड़ेगा। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि आपने जब कार्बन पर SO3H जोड़ दिया तो ये काफी अच्छा एसिड है और ये काफी अच्छा बेस है, तो एक स्टेप आगे और एसिड बेस रिएक्शन का हो जाता है जिसमें आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है जिसमें सॉल्ट वो OH पर नहीं होकर SO3 पर होता है। ओके, ये एक एडिशनल स्टेप है। बाकी तो क्या था, माइनस को हमने प्लस पे जोड़ा। RMgX बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ग्रिग्नियर रिएजेंट। इसमें R पर नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बन के पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होके
और एडिशन रिएक्शन देगा। तो बहुत सिंपल है कार्बोनाइल का, और इतने क्या, और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, आपको किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं। जो भी न्यूक्लियोफाइल आए लोन पेयर को आपको कार्बन से अट्रैक्ट करा के जोड़ना है बस। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो मैंने कहा था आपको उसकी रिएक्शंस बिल्कुल अलग होती हैं। तो यहां क्या डिफरेंस होता है? क्या यहां अट्रैक्शन कुछ और चीज में बदल जाता है? नहीं, अट्रैक्शन यहां भी है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ही शिफ्ट होंगे, यहां अभी भी डेल पॉजिटिव है, यहां अभी भी डेल नेगेटिव है। इसका नेगेटिव अभी भी यहां अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके रिएक्शन के आरडीएस में अभी भी वैसा ही एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये है आपका एडिशन। लेकिन डिफरेंस है कि यहां पर जो भी ग्रुप था, हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप के अलावा कुछ था, उस पे लोन पेयर था। लोन पेयर इस केटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक 4 मेंबर्ड किलेट बना लेता है, और 4 मेंबर्ड किलेट फॉर्मेशन से सिस्टम में स्ट्रेन आ जाता है। और आप तो जानते हैं स्ट्रेन सिस्टम अनस्टेबल होता है। अगर ये टूट के ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट सी डबल बॉन्ड वाला दे रहा है तो जल्दी से टूट जाएगा। तो ये अनस्टेबल स्पीशीज टूट जाती है, इसमें से एलिमिनेशन हुआ है बच्चों। तो पहले हुआ एडिशन, बाद में हुआ एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन क्यों हुआ? इस लोन पेयर से इंटरेक्शन हुआ, किलेट बना, स्ट्रेन आया, इसकी वजह से अनस्टेबल हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। पहले कुछ जुड़ा फिर कुछ निकल गया, नेट रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन कहलाती है SNAE। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। तो दोनों में हुआ पहले एडिशन, कार्बोनाइल कंपाउंड में उसका प्रोडक्ट स्टेबल था, यहां प्रोडक्ट अनस्टेबल था, तो बस यहां आगे फिर एलिमिनेशन हो गया, तो नेट रिजल्ट यहां सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसा डिफरेंस है। अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल एक जैसे हो सकते हैं। यहां देखिए मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा है RNA, उसमें R पे काफी अच्छा नेगेटिव चार्ज है, उससे थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज RMgx में है, उससे भी कम R2CD में। इसके बीच में आपको एक और रिएजेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, R2ZN, वो इन बिटवीन है। तो कार्बन पे माइनस कम होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी इनकी कम होती जा रही है। और इधर मैंने सी डबल बॉन्ड ओ वाले कुछ कंपाउंड लिख दिए। एसिड क्लोराइड SNAE देगा, एल्डिहाइड AN देगा, कीटोन AN देगा। ये सारे एसिड डेरिवेटिव ऐसे नहीं देंगे, उस लोन पेयर की वजह से जो अभी हमने समझा था। अब तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें समझ में आ गया है। तो RNA में R पे माइनस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये सबसे रिएक्ट करता है, और लास्ट वाले तक से अच्छी यील्ड आती है। अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो रिएक्शन की रेट ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जा रही है, क्योंकि कार्बन पे ओवरऑल प्लस चार्ज भी कम हो रहा है। Cl का नेट इफेक्ट विड्रॉइंग -I कार्बन पे प्लस को बढ़ा रहा है, H न देता है न लेता है, R दे के कार्बन के प्लस को कम कर रहा है, ये तो प्लस M से दे रहा है, और अच्छा मिल रहा है, और ज्यादा मिला कार्बन को, और सबसे ज्यादा मिला O- के केस में, तो कार्बन पे प्लस ही कम हो गया। और जब कार्बन पे प्लस कम हो गया तो उसका K-Q1 कीटोन R² से अट्रैक्शन भी तो कम हो गया। तो यहां फिर भी वो सबसे रिएक्ट कर लेगा, लास्ट वाले से भी, क्योंकि इस R पे अच्छा नेगेटिव चार्ज है। RMgx भी बच्चों सबसे रिएक्ट करता है, लेकिन लास्ट केस में जो यील्ड आती है वो क्वेश्चनेबल है, थोड़ी पुअर यील्ड हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस कम है, इसके ऊपर माइनस कम है। ओके, R2ZN में और कोवेलेंट कैरेक्टर है, माइनस चार्ज कार्बन पे और भी कम हो गया, तो इस R2ZN की रिएक्शन सिर्फ पहले 3 से ही होती है, आगे ये रिएक्ट ही नहीं करता R2ZN। R2CD में और कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो ये सिर्फ पहले वाले से ही रिएक्ट करता है, आगे वालों से रिएक्ट ही नहीं करता। बच्चों मैं आपको बता ही रहा था कि आप सिर्फ न्यूक्लियोफाइल से चीज को समझ लो। तो ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, रिडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, इस पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें H- की अवेलेबिलिटी की बात करें तो एल्यूमिनियम बड़ा है, वो H- ज्यादा आसानी से दे सकता है, तो हम ये मान लें वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इन सब से रिएक्ट करता है और लास्ट वाले तक से बहुत अच्छी यील्ड दे देता है। SBH ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि उसके H को इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं कराता, वीकर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऊपर वालों से तो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन बाद में इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ये थीम अगर आप पकड़ लें कि K-Q1 कीटोन R² अट्रैक्शन की वजह से रिएक्शन हो रही है, तो मैं इस न्यूक्लियोफाइल में कोई भी चेंज करता जाऊं या सबस्ट्रेट में कोई भी चेंज करता जाऊं तो मुझे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा और मैं आराम से एक क्वेश्चन कर पाऊंगा। एक जो आखिरी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट ये कि कुछ एनायंस तो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एडिशन दे देते हैं और कुछ उसके अल्फा H निकाल के एनायन बना देते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, फिर हम डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसका भी एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, RNA या RMgx जैसे कोई भी एनायन लें जिसमें अटैक करने वाले एटम पर सिर्फ एक ही लोन पेयर हो, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो, तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से यहां आकर जुड़ेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, इससे प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट स्टेबल है, ये वापस पीछे नहीं आएगा, खत्म।
तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। लेकिन कोई ऐसी स्पीशीज अटैक कर रही है जिसमें अटैक करने वाले पर एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को तो आप नकार ही नहीं सकते, वो तो यहां आएगा ही आएगा। लेकिन ये अटैक जो है ये रिवर्सिबल होगा, अनलाइक द प्रीवियस वन। क्यों रिवर्सिबल होगा? क्योंकि इनमें इंटरेक्शन से फिर से वो 4 मेंबर्ड किलेट बन रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, तो अनस्टेबल सिस्टम वापस पीछे आ जाएगा और इसलिए इससे मौका मिलेगा कभी ना कभी अल्फा एच से टकरा के वहां से प्रोटॉन निकाल लेने का, क्योंकि यहां पर एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो एक लोन पेयर वाला अटैक करे तो बस एडिशन, एक से ज्यादा हो तो वो अल्फा एच निकालने का उसे टाइम मिल जाएगा। और इससे होने वाली बहुत सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, जिनको मैं ऐसे क्विकली आपको याद दिला दूं। कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा एच निकाल के अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल पर एडिशन कराते हैं तो वो एल्डोल कंडेंसेशन है, और अगर ईस्टर पर हम यही काम करते हैं तो वो क्लेजन कंडेंसेशन कहलाता है, और यही काम हमने अगर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से कराया बच्चों तो वो नॉवेंजियल रिएक्शन है, और यही काम अगर हमने एनाइड्राइड के अल्फा एच निकाल के कराया कार्बोनाइल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो वो पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन कहलाता है। तो बेसिकली हमें इतना सा समझना है कि कौन से रिएजेंट हैं जो अल्फा एच निकाल के इस तरह की नेम रिएक्शंस देंगे, और कौन से रिएजेंट है जो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने आपको समझा ही दिया। इन रिएक्शंस के बारे में या और किसी टॉपिक के बारे में आप हमसे और इंटरेक्शन करना चाहते हैं, और सेशंस चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह के और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।